हेलो गाइज, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरू हब। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट किया गया, लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हमने देखा, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, क्या गोल्स है, क्या एम्स है, क्या बैकग्राउंड रही है, क्या कॉन्टेक्स्ट रही है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा था, डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ डिबेट्स और डिस्कशन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त आया, जो भी राइट्स आपके पास अभी है, जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा है, या फिर सेंटर को, स्टेट को कितना पावर दिया गया, रिजर्वेशन की बात, ये जो सारी चीजें अभी आप देख रहे हो ना, पहले ये बहुत ज्यादा डिबेटेड हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी ज्यादा डिबेट की गई, उसके बाद इन सारी चीजों को लिया गया। ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को इस पार्ट में देखेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, ऊपर आई बटन में जाके देख लो, आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं डिफाइनिंग राइट्स से। तो आज जो आप लोगों को राइट्स मिला हुआ है, ठीक है, जो अधिकार मिला हुआ है, उस टाइम में ये बहुत डिबेट का मुद्दा था। मतलब लोगों को कैसे उनकी राइट्स को कैसे दिया जाए, कैसे उनको डिफाइन किया जाए, इंडिविजुअल राइट्स जो आपको मिल रखे हैं, उसके बाद जो माइनॉरिटीज़ है, दलित्स है, SC, ST, OBC, इनको जो भी राइट्स दिए गए थे, उनको कैसे राइट्स दिया जाए, क्या उनके लिए कुछ स्पेशल ग्रांट लाया जाए, क्या लाया जाए। तो इन सारी चीज़ों पर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। और नेहरू जी ने उस टाइम पे एक बात कही थी, मतलब इनॉग्रेशन के टाइम में, कि उन्होंने एक स्पीच में बोला था कि हमें जो है लोगों के विल को फॉलो करना है, कि जनता जो चाहती है, जनता के दिल में जो भी डिमांड्स है, जनता के दिल में जो भी ख्वाहिशें हैं, ठीक है, उनको हमें पूरा करना है इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ये उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था। बट ये बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं होने वाला था ना, बिकॉज देखो इतने सारे मतलब यहाँ पे इंडिया में तो मतलब सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, और हर एक लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, अलग अलग डिमांड्स होते हैं, राइट। सो आपको कुछ चाहिए होगा तो आपके पड़ोसी को कुछ और चाहिए होगा, तो मतलब सबके अलग अलग डिमांड्स होते हैं, सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं हर एक मामले में। और जब ये सारे मुद्दे रखे गए ना कि कौन से लैंग्वेज होना चाहिए, किसको ज़्यादा राइट मिलना चाहिए, स्टेट को, सेंटर को, या फिर इंडिविजुअल राइट को कैसे हमें डिफाइन करें, तो इन सब पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। इसलिए ये सारे जो चीज़ें आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती है ना, ये इजीली नहीं मिला है, काफ़ी ज़्यादा डिबेट डिस्कशन के बाद जो है आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो वही बात करते हैं क्या हुआ था। स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जा रही थी उस टाइम पे। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है कि जैसे मुस्लिम्स हो गए या फिर अदर माइनॉरिटीज हो गई, तो उनके लिए एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की जा रही थी, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की सीट से जो है वही माइनॉरिटीज लोग जो है रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और उनको वोट देने वाले भी जो है वही माइनॉरिटीज ही होंगे। मतलब अगर मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट रखा गया है तो वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन भी मुस्लिम की होगी और वहाँ पे वोट देने वाले भी मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, तो मतलब एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी ना, क्योंकि इंडिया का मेन मकसद क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन मकसद क्या चल रहा था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अगर हम सबको ऐसे मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट देने लगे तो इंडिया तो हो गई डिवाइडेड भाई, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे। ठीक है, तो काफी इसमें डिबेट हुई थी और कुछ इसके सपोर्टर थे। पहले देखो बी पोकर बहादुर, तो ये बहुत ज्यादा सपोर्टर थे इस सेपरेट इलेक्टोरेट के, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था। और उन्होंने ये बोला कि माइनॉरिटीज तो हर जगह होगी, ठीक है, मतलब हम इनको हटा नहीं सकते, एंड इसलिए ये जरूरी है कि हम उनके लिए एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क बनाए, ताकि ये जो माइनॉरिटीज है हार्मनी के साथ जो है यहाँ पे रह सके। क्योंकि आपको मतलब माइनॉरिटीज तो हर जगह मिलेगी, हर जगह पे माइनॉरिटीज होती हैं, तो हमको इन्हें हटाने की वजह इनको ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसे उनके लिए ऐसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ताकि वो हार्मनी के साथ इंडिया में रह सके और उनको कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, साथ में उन्होंने बोला था कि जो मुस्लिम्स है, ठीक है, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग चल रही थी, तो उन्होंने बोला था जो मुस्लिम्स है उनकी आवाज बस एक मुस्लिम उठा सकता है, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स जो है उनको क्या पता चलेगा कि मुस्लिम को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव ही उनके लिए काम कर पाएगा, तो इसलिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट की बात
चल रही थी यहाँ पे, ठीक है। बट इस डिमांड को काफी ज्यादा अपोज किया गया। क्यों? देखो, आरवी धुलेकर ने क्या बोला था, द इंग्लिश प्लेड देयर गेम्स अंडर द कवर ऑफ सेफगार्ड्स। तो आरवी धुलेकर क्या कह रहे कि अंग्रेजों ने या फिर इंग्लिश या ब्रिटिश पीपल जो थे उन्होंने अपना गेम खेल लिया। कौन सा गेम? डिवाइड एंड रूल का। उन्होंने ऐसे ही तो रूल किया था, हमको डिवाइड किया और अपना जो है शासन चलाया। तो इनका कहना था आरवी धुलेकर का, ये जो गेम था डिवाइड एंड रूल का, ये इनका सक्सेसफुल रहा, क्योंकि लोग अभी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे हैं और वो वही दर्शा रहा है, डिवाइड एंड रूल वाला डिवीजन दिखा रहे हैं ना। तो इन्होंने बोला इंग्लिश प्लेड देयर गेम अंडर द कवर ऑफ सेफगार्ड्स। अंडर द कवर ऑफ सेफगार्ड्स मींस हम कह सकते हैं कि मतलब ये सेफगार्ड के लिए करा जा रहा है, ये जो माइनॉरिटी है उनको सेफगार्ड करने के लिए हमें एक जो है सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। बट इंग्लिश ने अपना गेम खेल लिया कि वो डिवाइड करने में सफल हो गए, ठीक है। हिंदू मुस्लिम फिर जो है कास्ट के बेस पे डिवाइड करना, तो इनका ये जो गेम था ना वो सक्सेसफुल रहा। सेकेंड है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बोला इट इज अ पॉइजन दैट हैज एंटर्ड द बॉडी ऑफ पॉलिटिक ऑफ आवर कंट्री। इट इज द पॉइजन, ये पॉइजन है, एक जहर है जो हमारे पॉलिटिक्स के बॉडी में, पॉलिटिक के बॉडी में जो है घुसा है, हमारे कंट्री में जो है एज अ पॉइजन ये घुस गया है, ठीक है। गोविंद बल्लभ पंत ने बोला था दैट इज हार्मफुल फॉर नेशन, दैट इट इज हार्मफुल फॉर नेशन। सबका यही कहना था। इवन बेगम एजाज रसूल जो थे ये तो मुस्लिम थे, बट ये इन्होंने भी जो है अपोज किया और उन्होंने बोला दिस इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। तो ना ही इन्होंने और काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे जो है अपने मत दिए थे। एंड सबका ये कहना था ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट है, ये एक जो है पॉइजन है, ये हमारे नेशन के लिए हार्मफुल है, अच्छा नहीं है। तो सब जो है मोस्ट ऑफ दी मतलब मुस्लिम्स को भी अगर हम इंक्लूड करें तो वो भी जो है इसके पक्ष में नहीं थे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात है वो नहीं हुई। सो अब तक हम माइनॉरिटीज़ के बारे में देख रहे थे जिनके लिए प्रपोज किया गया था कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट रखते हैं, बट ये जो आइडिया है ये ड्रॉप हो गया बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो थे वो इसके खिलाफ थे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ, आप अपने बुक में कोटेशन देखना जो एज अ सब टॉपिक है, वी विल नीड मच मोर देन रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स जो 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था उसकी बात की गई है। तो लोग ये डिमांड कर रहे थे हमें रेजोल्यूशन के बियॉन्ड भी कुछ चाहिए, बिकॉज रेजोल्यूशन लाना ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है बट काफ़ी कुछ और भी प्रैक्टिकल लाइफ में चाहिए हमें। तो यार ये जो टर्म है ना माइनॉरिटी, इसकी मीनिंग सबके लिए डिफरेंट है। जैसे एनजी रंगा थे, ठीक है, तो एनजी रंगा कौन थे? एनजी रंगा एक सोशलिस्ट थे और वो लीडर थे पिजन मूवमेंट का। इतना याद रखना, ज़्यादा उनके बारे में डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रखना पिजन मूवमेंट के लीडर थे और एक सोशलिस्ट थे। एंड उन्होंने इस माइनॉरिटी की टर्म को इकोनॉमिक डाउन ट्रोडन पीपल से समझा। माइनॉरिटीज़ मीन्स उनके लिए माइनॉरिटीज़ मीन्स वो लोग जो पुअर है, जो डाउन ट्रोडन है, ठीक है, मतलब सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं उनको वो माइनॉरिटीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए द रियल माइनॉरिटीज़ फॉर रंगा वर दी पुअर एंड दी डाउन ट्रोडन। इसलिए उन्होंने कहा कि लीगल राइट्स तो भले ही दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बट उसकी भी कोई लिमिट है, क्योंकि अगर लोगों के पास एक वक्त की रोटी का पैसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर आपके पास पैसे ही नहीं हुए तो आपके लिए क्या इलेक्शन, क्या वोट, क्या पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि आप तो गरीब ही हो, आपका तो मतलब लाइफ ऐसा ही है ना। तो इनका मतलब कहना बहुत सही था। इन्होंने ये बोला था कि यार अगर आप गरीब है, ठीक है, मतलब आपके पास खाने के लाले पड़े हैं, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई भी जीते, कोई भी सत्ता में आए, क्योंकि आपकी लाइफ तो सुधर नहीं रही है। इसलिए उन्होंने बोला कि मेन जो माइनॉरिटीज़ है वो कौन है? जो इकोनॉमिक डाउन ट्रोडन पुअर पीपल है, जिनके पास जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए सारे जो फंडामेंटल राइट्स थे आप क्यों ना दे दो, उनको कुछ भी कर लो, बट उनके लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, उनके लिए पॉलिटिक्स का कोई वैल्यू नहीं है। तो इन्होंने ये बोला कि भले ही आपने उनके लिए कंडीशन मतलब उनके लिए जो है राइट्स वगैरह दे दिया है बट उनके लिए कुछ एसेंशियल टूल्स भी चाहिए। तो उनका ये कहना था कि यार सिर्फ ये राइट्स, लिबर्टीज़, ये इक्वालिटीज़ देने से ही नहीं चलेगा, बट हमें कुछ एक ऐसा कंडीशन बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसे उनको प्रोटेक्शन देने पड़ेंगे, वो कुछ प्रॉप्स देने पड़ेंगे ताकि ये जो कंडीशन है वो अचीव कर पाए। मतलब समझ रहे हो, मतलब इसका अगर हम शॉर्ट में बताएं तो इनका यही कहना था जो गरीब लोग हैं, जो पुअर डाउन ट्रोडन पीपल है, वो रियल माइनॉरिटीज़ है और उनके लिए अगर आप राइट्स भी दे चुके हो, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए राइट्स रखे हो, तो उसके लिए उनका कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि उनको खाने के लाले पड़े हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा कंडीशन बनाना पड़ेगा, उनको कुछ ऐसा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, इन द सेंस उनको कुछ ऐसे लैडर या फिर ऐसे कुछ सीढ़ी देनी पड़ेगी या फिर ऐसा कुछ प्रॉप्स देना पड़ेगा ताकि वो उन चीज़ों
चीज़ों को एंजॉय कर पाए, उन चीज़ों को समझे, उनके लाइफ में जो है उन राइट्स के मायने हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो दैट इज़ ऑल अबाउट रंगा। सेकेंड आते हैं जयपाल सिंह में। तो यार देखो, जयपाल सिंह एक बहुत अच्छे गिफ्टेड ऑरेटर थे, उनकी बोलने की कला बहुत अच्छी थी और वो रिप्रेजेंटेटिव्स थे ट्राइबल्स के। तो एक चीज़ देखो, माइनॉरिटीज़ हम जब बोलते हैं तो हम एक जनरल टर्म में माइनॉरिटीज़ बोल देते हैं, बट सबके लिए माइनॉरिटीज़ का जो मीनिंग है वो अलग अलग है। जैसे एनजी रंगा के हिसाब से माइनॉरिटीज़ है वो पुअर पीपल्स है, जिनके पास जो है, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। जयपाल सिंह के हिसाब से ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ट्राइबल, वो ट्राइबल्स को रिप्रेजेंट करते थे और उनको एज अ माइनॉरिटी वो मानते थे। तो उनका ये कहना था कि ये ट्राइबल्स जो है ना, ये न्यूमेरिकली माइनॉरिटी में नहीं है, मतलब उनकी अगर संख्या वगैरह देखी जाए तो उसके हिसाब से हम माइनॉरिटी में उनको नहीं ला रहे, बट फिर भी उनको कुछ ऐसा कंडीशन चाहिए ताकि वो जनरल पॉपुलेशन के बराबरी कर सके। देखो, हमारी जो सोशल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, क्योंकि हमें एजुकेशन मिल रहा है, हमें हमारी जो ओवरऑल लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। बट ये जो ट्राइबल पीपल है, ये क्या करते हैं, उनको जंगल से भी जो है डिस्पोसेस कर दिया जाता है। ब्रिटिशर्स के टाइम में भी इनके साथ यही होता था, फार्म लॉज लाए जाते थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता था और उनके पास एक ही जगह है रहने के लिए, दैट इज़ फॉरेस्ट। और जिसको भी हम अभी काट रहे हैं, जंगल काट रहे, तो कहाँ रहेंगे, है ना। और उनकी भी लाइफस्टाइल कुछ अलग है। जैसे अगर आप अंडमान में चले जाओ अभी भी, तो अभी भी वहाँ पे ट्राइबल्स आपको दिखेंगे जो मतलब जनरल पॉपुलेशन से थोड़ा अलग ही रहना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप वो जगह सारे रेस्ट्रिक्टेड है ताकि उनकी ये जो लाइफ है उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके। वो हमारे साथ आना नहीं चाहते, इट्स ओके, बट उनके लिए कुछ हमें प्रोटेक्शन तो चाहिए। तो ये रंगा का जो जयपाल सिंह है, उनका ये कहना था हमें उनके लिए कुछ ऐसा कंडीशन बनाना चाहिए ताकि उनको वो हेल्प कर सके जनरल पॉपुलेशन के साथ आने में। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में SC STs को जो है रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, जॉब्स में भी है। तो STs को इसलिए रिजर्वेशन दिया गया ताकि उनको हमारे साथ जो है हम मिक्सअप कर सके, हमारी जो अभी लाइफस्टाइल है, जो सोशल लाइफ है, उन तक वो आए, वो पहुँचे। ठीक है, तो एक्चुअली जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं कर रहे थे, बट ये बोल रहे थे कि कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए लेजिस्लेचर में ताकि ट्राइबल्स को भी जो है रिप्रेजेंटेटिव मिले। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि लेजिस्लेचर में कितनी % सीट्स जो है रिजर्व है ST के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। ठीक है, तो जिनको भी पता है डू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो इतना हो गया, दैट इज़ ऑल अबाउट दी ट्राइबल पीपल। तो अभी तक हमने पुअर पीपल, ट्राइबल पीपल की बात कर लिया। अब हम आते हैं डिप्रेस्ड कास्ट। ठीक है, जो दलित्स है उनके बारे में किसने आवाज़ उठाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर, J नगप्पा, इन्होंने आवाज़ उठाई डिप्रेस क्लास के लिए। पहले भी जो है ना, जब नेशनल मूवमेंट वगैरह चल रहा था तो BR अम्बेडकर ने बोला था कि हमें डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, बट उस टाइम में महात्मा गांधी ने मना कर दिया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने ये बोला था कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये इनको बिल्कुल ही अलग कर देगी, मतलब ये जो दलित्स है इनको बिल्कुल ही हमारे रेस्ट ऑफ द सोसाइटी से बिल्कुल अलग कर देगी। तो इन्होंने इनकी मांग को ठुकरा दी थी। ठीक है, फिर भी वो डटे रहे, बट बिकॉज महात्मा गांधी जैसे बोल रहे थे, उसके बाद जो है इन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। कुछ का ये भी कहना था कि सिर्फ सेफगार्ड या प्रोटेक्शन देने से ही नहीं होगा, क्योंकि आज तक ये जो भी अनटचेबिलिटीज़ पे जो भी होते हुए आ रहे हैं, इनके ऊपर किस शायद देखो, कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अनटचेबिलिटी जो है उसको अगर हटाना है तो सिर्फ प्रोटेक्शन या सेफगार्ड से ही नहीं होगा, क्योंकि आज तक जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस होती आई है वो बिकॉज कि सोसाइटी में ऐसे नॉर्म्स बने हैं, सोसाइटी में ऐसे सब फॉलो किया जाता है, उसकी वजह से हुए। ठीक है, मतलब लोग इनका सर्विस लेने के टाइम पे आ जाते हैं, बट जब ये आसपास से भी गुजरते हैं, इनके मतलब ये दूर दूर होके चलते हैं ताकि इनसे टच ना लग जाए, बिकॉज दे आर अनटचेबल्स। ठीक है, उनसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाती थी, उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं थी और ना जाने क्या क्या उनके साथ किया जाता था, है ना। तो इसलिए बोला गया सिर्फ प्रोटेक्शन से नहीं होगा, जब तक ये सोसाइटी नहीं बदलेगी तब तक कैसे होगा। ठीक है, और NG नगप्पा जो थे, इन्होंने एक बात भी बोली थी, बहुत अच्छी बात है जो इन्होंने बोली थी, मतलब ये कोटेशन बड़ा अच्छा है सुनने में, दैट वी हैव बीन सफरिंग, हम सफ़र करते आए हैं, बट वी आर प्रिपेयर टू सफ़र नो मोर। तो हम इतने दिनों तक सफ़र करते आए हैं, बट अब हम और नहीं सफ़र कर सकते, इसलिए ये डिप्रेस क्लासेस के लिए जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। फिर ये जो उनकी माइनॉरिटी है, कोई न्यूमेरिकल माइनॉरिटी है नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन के 20 to 25% जो है
इनकी मतलब पॉपुलेशन है ये डिप्रेस क्लासेस की, तो न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है, बट इनकी जो ये भी सफरिंग्स है ये सिस्टेमेटिक मार्जिनलाइजेशन की वजह से आया है, ठीक है, जो सोसाइटी में चलते आए हैं। तो न्यूमेरिकली ये नहीं है कि इनकी संख्या कम है इसलिए माइनॉरिटी इनको माइनॉरिटी राइट्स देनी चाहिए, बट इनके साथ जो होते हुए आ रहा है इतने सालों से, सोसाइटी ने जो भी इनके साथ किया है, जो भी इन्होंने सफ़र किया है इतने सालों तक, तो उनके खिलाफ जो है, उनके लिए जो है उनको कुछ अभी प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके पास कोई एजुकेशन नहीं था पहले, इनको कहाँ एजुकेशन मिलती थी, है ना। तो ये भी सारा जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा गया। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके लिए लाया गया। ये एक इनका फंडामेंटल राइट्स है कि अनटचेबिलिटी को अभी नहीं प्रैक्टिस किया जाएगा। रिजर्व सीट्स लाई गई एससीज के लिए, ओबीसीज के लिए, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया। क्यों लाया गया, इस डिबेट की वजह से लाया गया। आई होप आपको ये राइट्स वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद दी पावर्स ऑफ द स्टेट को देखते हैं कि स्टेट को कितनी पावर मिलनी चाहिए, सेंटर को कितनी पावर मिलनी चाहिए, किसको ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर भी बहसबाजी चल रही थी और एज एक्सपेक्टेड कुछ जो लोग थे, कुछ जो वहाँ के लीडर्स थे वो स्ट्रॉन्ग सेंटर के सपोर्ट में थे और कुछ उसको अपोज कर रहे थे और सबके अलग अलग ओपिनियन थे जिसको हम देखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर को जो डिफेंड कर रहे थे, मतलब स्ट्रॉन्ग सेंटर के पक्ष में जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे और अय्यंगार थे, ठीक है। उनका अपने तरफ से भी कुछ कहना था। एंड जो वीक्स मतलब ये चाह रहे थे कि जो ये सेंटर के पास सारा पावर ना रहे बल्कि जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो। तो उनमें से एक थे के संथानम, जो ये चाह रहे थे कि स्टेट के पास भी पावर होनी चाहिए, क्योंकि सारा पावर अगर सेंटर के पास आ गया तो सेंटर तो टूट जाएगी। अभी अगर देखो तो हमारी जो इंडिया है ये एक फेडरल कंट्री नहीं है, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है, जो आर्टिकल 1 में ही बोला गया, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है। एंड ये जो है इसको ना फेडरल स्टेट नहीं, इसको क्वाजी फेडरल बोला जाता है। केसी वेयर इन्होंने बोला था कि अगर इंडिया अ क्वाजी फेडरल कंट्री, क्योंकि यहाँ पे फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, लोकल लेवल तक पावर डिस्ट्रीब्यूट है, बट कुछ क्वाजी मीन्स कुछ स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है। कैसे, कुछ प्रोविजंस ऐसे है, जैसे देख लो यहाँ पे 3 लिस्ट है 7 शेड्यूल के अंडर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इनको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी बिकॉज दिस इज हिस्ट्री चैप्टर, पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नहीं है। ओके, तो फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स होंगे उसमें जो है सेंटर कानून बनाएगा। स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट कानून बनाएगा, जैसे एग्रीकल्चर है, पुलिस है, ठीक है, और भी कुछ सारी चीज़ें हैं जिसमें स्टेट जो है अपने कानून वगैरह बनाती है, लॉज वगैरह बनाती है। एंड कॉन्करेंट वो सब्जेक्ट्स है जो स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में नहीं है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों ही जो है लॉज बना सकते हैं। बट इसमें ये है कि अगर स्टेट और सेंटर दोनों में कुछ मतलब मतभेद वगैरह हो गया ना, तो इसमें एट लास्ट कौन जो है प्रिवेल करता है, सेंटर, ठीक है। तो लास्ट में जो है सेंटर की बात मानी जाती है अगर इसमें कोई भी मतभेद वगैरह हो गया, ठीक है। सो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट है, एक रेसिड्यूरी जो है सब्जेक्ट है जिसमें कौन कानून बनाता है, जिसमें कौन लॉ बनाता है, सेंटर। सो इससे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे फेडरलिज्म है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है, बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है। उसके बाद देख लो जो इमरजेंसी पावर है, ठीक है, जैसे अपने पॉलिटिकल साइंस में अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपने उसमें पढ़ा होगा, जो 1975 से 77 तक की इमरजेंसी लगी थी उसमें फंडामेंटल राइट्स तक को बैन कर दिया था, ठीक है। तो जब कानून जब ये इमरजेंसी लगता है ना, तो सारी पावर किसके पास आ जाती है, सेंटर के पास आ जाती है। तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356 की, गवर्नर के कहने पे जो है सेंटर उस स्टेट पे क्या कर सकती है, उस स्टेट पे कंट्रोल कर सकती है कि अगर बोला गया कि ये स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं काम कर पा रही है तो स्टेट के सेंटर के पास ये पावर है कि उस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को वो संभाले ऑन दी रिकमेंडेशन ऑफ दी गवर्नर। ये हो गया इमरजेंसी पावर। उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। तो सेंटर के पास जो है काफ़ी सारा जो टैक्स वगैरह मिलता है ना, तो वो सेंटर रख लेता है, जैसे कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हो गई, कंपनी टैक्सेस हो गए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे टैक्स वगैरह कौन रखता है, सेंटर। और कुछ जो ड्यूटीज़ है जैसे स्टेट ड्यूटीज़ हो गई, इनकम टैक्स और ये जो एक्साइज ड्यूटीज़ वगैरह है, तो इसमें जो है स्टेट को दिया जाता है। बट फिर भी अगर इसमें भी देखा जाए ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहाँ पे सेंटर को ही ज़्यादा मिलता है स्टेट के कंपैरिजन में। तो इन सब चीज़ों से आप पता लगा सकते हो दैट
आवर कंट्री इज नॉट अ फेडरल कंट्री बट इट इज क्वाजी फेडरल कंट्री, ठीक है, जहाँ पे सेंटर को भी स्ट्रॉन्ग रखा गया है। तो इसके खिलाफ जो है इसका अपोजिशन में कौन थे, के संथानम, जिनका ये मानना था कि सेंटर को इतनी पावर हमें नहीं देना चाहिए। मान लो आपके ही एग्जाम्पल से मान लो आपकी कैपेसिटी जो है 20 किलो कैरी करने की है, तो 20 किलो की जगह अगर मैं आपको 100 किलो की कोई बैग दे दूं कि आप उसको कैरी करके ले जाओ, तो हड्डी टूटना आपका पक्का है, ठीक है। तो मतलब कर नहीं सकते ना आप अपने 20 किलो अगर आपकी कैपेसिटी है तो 100 किलो आपके लिए बहुत एक्सेस हो जाएगा। वैसे ही इनका ये कहना था कि सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक, के संथानम ने बोला था सेंटर जो है ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, इज लाइकली टू ब्रेक, क्योंकि अगर आप सेंटर पे सारा ऐसे जिम्मेदारी दे दोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे दे जाओगे, तो सेंटर कैसे काम करेगा, इट विल बी ओवरबर्डन, ठीक है, आप उसको ओवरबर्डन कर दोगे, ठीक है। तो इनका बेसिक सा यही कहना था, और ये इसलिए बोल रहे थे कि देयर इज ऑलमोस्ट एन ऑब्सेशन दैट बाय एडिंग ऑल दी पावर्स, ये सारे पावर्स को जब आप ऐड कर दोगे, सारे सेंटर को ही आप दे दोगे, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। आपको भले ये लग रहा है कि अगर हमने सारे पावर इमरजेंसी से लेके इकोनॉमी से लेके स्टेट लिस्ट, जो भी स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, हाँ स्टेट लिस्ट पे भी जो है ना, यहाँ पे भी जो है यूनियन अपना कानून बना सकता है जब नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, जब कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट को लाना होता है, जब के भी प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तब भी यूनियन लिस्ट जो है स्टेट लिस्ट पे अपना जो है लॉ बना सकती है। तो देखो यूनियन के पास इतना पावर है कि वो यूनियन लिस्ट में भी बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे भी बना सकती है, कॉन्करेंट में भी बना सकती है, और रेसिडियरी सब्जेक्ट्स में भी बना सकती है। तो इसलिए बोला गया कि आप सोच रहे हो कि यार सारे जो है हम पावर दे देते हैं सेंटर को, तो सेंटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा, इससे उल्टा होगा। अगर आप सारे पावर सेंटर को दे दोगे तो उससे क्या होगा, सेंटर स्ट्रांग होने की जगह और वीक हो जाएगा, वो ब्रेक होने की कगार पे आ जाएगा, क्योंकि वो ओवरबर्डन हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो उन्होंने यही बोला सेंटर कुड बी मेड स्ट्रांग बाय रिलीविंग सम फंक्शंस। तो अगर आप उसमें से कुछ फंक्शंस हटा देते हो, कुछ चीज़ें जो है स्टेट को भी देते हो, तो इससे क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगी आपको, तो सेंटर और ज़्यादा स्ट्रांग होगा, अपने जो भी काम है तो वो अच्छे से कर पाएगा। और इनका ये भी कहना था कि यार आपने स्टेट को इतना कम पावर दिया है कि ऐसा हो गया कि आप स्टेट को अगर कोई एजुकेशन पॉलिसी में कोई लॉ बनानी है तो वो फिर जाएगा कि क्या मैं अपने मतलब लोगों को एजुकेशन दे सकता हूँ, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है, और सारे फाइनेंस जो ज़्यादातर किसके पास रहते हैं, सेंटर के पास रहते हैं, और सेंटर जो है स्टेट्स को जो है एलोकेशन करता है ये सारे पैसे। तो इनका ये कहना है कि मतलब एक एजुकेशन के लिए भी या फिर छोटा मोटा अगर डेवलपमेंट भी करना हो तो उसके लिए जो फाइनेंस चाहिए उसके लिए भी उनको सेंटर के पास जाना पड़ेगा। ओके, तो इनका यही कहना था, और ये बोल रहे थे कि फ्यूचर में ऐसा होगा कि सारे स्टेट जो है सेंटर के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यार सेंटर को अगर आप सेंटर को सारा पावर दे रहे हो, स्टेट को ज़्यादा पावर नहीं दे रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, तो ऑफकोर्स ही बात है स्टेट्स जो है फ्यूचर में क्या होगी, सेंटर के खिलाफ आके खड़ी हो जाएगी, ठीक है। सो सारे स्टेट जो है सेंटर के खिलाफ रिवॉल्ट करने को आ जाएगी। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है ना, इसके पक्ष में बी आर अम्बेडकर भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, अयंगर भी थे, और बी आर अम्बेडकर ने इनफैक्ट ये भी बोला था कि हमें एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। मतलब 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जितनी स्ट्रॉन्ग सेंटर थी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड सेंटर चाहिए। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लो, यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, तो ये स्टेट को यूनियन बोला गया है क्योंकि क्या हुआ, सारे स्टेट पहले बिखरे थे, प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड थे, प्रोविंसेस में डिवाइडेड थे, आखिर इनको साथ कौन लाई, सेंटर। और अभी जब इंडिया पैदा ही हुई है, ठीक है, मतलब 1947 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद तो इंडिया पैदा होने की स्टेट में है ना, तो अभी नई शुरुआत हुई है। और अगर सारे स्टेट को आप बहुत ज़्यादा पावर दे देते हो तो क्या होगा कि सारे स्टेट मांग करेंगे कि यार हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हम अलग होना चाहते हैं, सब अलग हो जाएंगे। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब इंडिया अभी नई जन्मी है, तो अभी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि सेंटर ही आखिरकार सबको होल्ड करके एक साथ लाइए, यूनियन बनाए इन्होंने स्टेट्स का। तो इसलिए अभी स्ट्रॉन्ग सेंटर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको फेडरल नहीं बोला गया है, इसको बोला गया है यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि एक यूनिटी को दर्शाती है, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो है गोल है, प्राइमरी गोल है। तो ओके, इतना समझ आया। उसके बाद देखो, मेनी मेंबर्स हैड रिपीटेडली स्टेटेड दैट द पावर ऑफ द सेंटर हैड टू बी ग्रेटली स्ट्रेंथेन्ड टू
स्टॉप दी कम्युनल फ्रेंजी। अब जो कम्युनल राइट्स वगैरह है इनको स्टॉप करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड थिंग है, अगर मैंने जो बोला कि प्रोविंसेस को अगर हम ज़्यादा पावर दे देंगे, जो गोपाल स्वामी अयंगर ने बोला था कि सेंटर वुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, कि सेंटर को जितना स्ट्रॉन्ग हो सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि अगर प्रोविंसेस को टूटने से बचाना ही मेन मकसद था, क्योंकि सारे स्टेट डिमांड कर रहे थे, मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देख लो, काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो अगर हम उसको ज़्यादा पावर दे देते, अगर टीचर से ज़्यादा बच्चों के पास पावर आ जाती तो टीचर कभी क्लास में पढ़ा नहीं पाता, ठीक है। तो वैसी चीज़ है कि अगर आप सारे स्टेट्स को ज़्यादा पावर दे देते तो यूनियन कभी रहता ही नहीं। तो यही वाली बात है सिंपल सी, जो आपको समझना है, ठीक है। फिर बालकृष्ण शर्मा भी थे, उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड प्लान फॉर वेलबींग ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो वो सबके भलाई के लिए सोचेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर ही सारे स्टेट को साथ में लाई थी, ठीक है। और इकोनॉमिक रिसोर्स को एलोकेशन हो, या फिर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बनाना हो, डिफेंस करना हो, या फिर फॉरेन एग्रेशन, पाकिस्तान का देख लो, चाइना के एग्रेशन से बचाना है, तो सारे स्टेट अलग अलग थोड़ी ना जाएंगे लड़ने की, चलो मैं भी अपना डिफेंस भेजता हूँ, मैं भी अपना डिफेंस भेजता हूँ, नहीं। एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा तो वो सारा चीज़ जो है अपने मतलब इन सारी चीज़ों को जो है कंट्रोल कर पाएगी, ठीक है। बट स्टिल हमारी जो इंडिया है ये कोई यूनिटरी गवर्नमेंट नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेंटर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लोकल लेवल तक भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टेट को भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट सेंटर को थोड़ा सा ज़्यादा पावर दिया गया है ताकि जो है ये यूनिटी को मेंटेन किया जा सके। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द डिबेट ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट। नाउ इसके बाद हम पढ़ते हैं द लैंग्वेज ऑफ द नेशन। तो नेशन के लैंग्वेज को भी लेके काफ़ी लंबा डिबेट चला था और इसके ऊपर काफ़ी असहमतियाँ थी, क्योंकि यार देखो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है ना जिससे हम बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। अब इतने सारे स्टेट्स हैं, सबके अलग अलग लैंग्वेज है, सबके अलग अलग बोलचाल की भाषाएं हैं, तो इसलिए इस पर काफ़ी डिबेट चला था। अब सबको मतलब एक कोई ऑफिशियल लैंग्वेज निकालना या फिर नेशनल लैंग्वेज निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका था, बिकॉज सबके पास मतलब सब इतने डिफरेंट भाषाएं बोलते थे, किसी आप एक को फेवर करोगे तो फिर दूसरा जो है अपोजिशन में खड़ा हो जाएगा। 1930s तक जो है हिंदुस्तानी को ही नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, इसमें ज़्यादातर लोग बात भी करते थे और इट इज़ फेवर्ड बाय गांधी ऑल्सो। तो गांधी जी भी इस लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, बिकॉज ये लैंग्वेज जो है हिंदी प्लस उर्दू का मिश्रण है, ठीक है, हिंदी प्लस उर्दू का मिश्रण है। तो एक मतलब ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज है जो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर भी किया गया था गांधी जी के द्वारा। क्योंकि ये दोनों चीज़ों को ही दिखाता है, हिंदी एंड उर्दू जो लैंग्वेज है मुस्लिम्स की, ठीक है। बट 19th सेंचुरी में क्या होने लगा ना, ये जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज है ये ग्रेजुअली चेंज होने लग गई। कैसे? क्योंकि जो उर्दू थी वो ज़्यादा ही पर्शियनाइज्ड होता जा रहा था, पर्शियन लैंग्वेज से ज़्यादा ही जो है ये इन्फ्लुएंस हो रहा था, और साथ में हिंदी जो थी वो संस्कृताइज होती जा रही थी। तो हिंदी ज़्यादा संस्कृताइज होती जा रही थी, उर्दू जो है ज़्यादा पर्शियनाइज होता जा रहा था, तो जिस वजह से ये हिंदुस्तानी लैंग्वेज भी चेंज हो रहा था। बट एक और मेन रीज़न ये है कि उस टाइम में हिंदूज़ और मुस्लिम्स में दरार भी पैदा होने लग गई थी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कम्युनल जो है डिसबैलेंस था, साथ में हमने पार्टीशन भी देखा। तो उसके बाद भी और ज़्यादा लोग जो हिंदुस्तानी को प्रेफर करते थे वो अब हिंदुस्तानी को नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि जो है हिंदुस्तानी में उर्दू भी मिक्स्ड है, तो वो उर्दू लैंग्वेज को नहीं प्रेफर करते थे। जब से ये मतलब पार्टीशन वगैरह हुआ तो तब से जो है इस लैंग्वेज को लेकर और प्रॉब्लम होते गए, ठीक है। तो इन लैंग्वेज बिकेम एसोसिएटेड विद द पॉलिटिक्स ऑफ द रिलीजियस आइडेंटिटीज़, ये एक पॉलिटिक्स का मामला हो गया था। एंड उसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी जो है डिबेट चली पहले दिन से। आर.वी. धुलेकर जो थे वो हिंदी के सपोर्टर थे, वो हिंदी को सपोर्ट कर रहे थे और उनको हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज चाहिए था। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आर.वी. धुलेकर ने बोला तो हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, ऐसे तो नहीं हुआ। काफ़ी ज़्यादा डिबेट चली, अब काफ़ी लोगों ने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें बोले, डिफरेंट ओपिनियंस दे, डिफरेंट डिस्कशन के डिबेट के पॉइंट्स रखे। सो उसके बाद एक मुंशी अयंगर कमेटी बनाई गई और उसके बाद बहुत जो है 12 दिसंबर 1947 मतलब ऑलमोस्ट 3 इयर्स के बाद जाके इस चर्चे पे कुछ मतलब इसकी सल्यूशन निकाला गया। तो ये बोला गया कि जो हिंदी है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट के
साथ जो है हम ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मानते हैं, नॉट नेशनल लैंग्वेज। हिंदी क्या बनी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो नेशनल लैंग्वेज सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है बिकॉज कोई इस पर राज़ी नहीं होता, बट फॉर ऑफिशियल पर्पज़ इसको रखा गया। ओके एंड जो है उसके बाद इसको देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ रखा गया, तो स्क्रिप्ट और हिंदी ये हो गया लैंग्वेज हमारी एंड इसको ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। एंड ये भी बोला गया फॉर 15 ईयर्स, ठीक है, 15 साल के लिए इंग्लिश को जो है हम यूज़ करेंगे फॉर ऑफिशियल पर्पज़, ठीक है, इंग्लिश को हम ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, बट इंग्लिश अभी भी कंटिन्यू होता आ रहा है, ठीक है। तो ये उस कमिटी के द्वारा ये बोला गया। सो ईच प्रोविंस हैज़ टू बी अलाउड टू चूज़ वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज, उनके जो भी एक रीजनल लैंग्वेज है वो चूज़ कर सकते हैं फॉर ऑफिशियल वर्क एंड बाय रेफरिंग टू हिंदी एज द ऑफिशियल रैदर देन द नेशनल लैंग्वेज। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है, ठीक है। तो नेशनल लैंग्वेज नहीं, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया। 15 साल के लिए इंग्लिश कंटिन्यू होगा ये बोला गया। देवनागरी स्क्रिप्ट को जो है एक्सेप्ट किया गया और आप कोई भी रीजनल लैंग्वेज अपने रीजनल लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो, ऑफिशियल वर्क कर सकते हो, ये भी बोला गया, ठीक है। तो ये निकला इसका सारांश, इसका कंक्लूजन। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लैंग्वेज इशू। देखो ये जो लैंग्वेज की जो डिबेट चल रही थी जिसमें हिंदी और हिंदुस्तानी के बीच में इतना ज़्यादा डिबेट था, लास्ट में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। सो इस डिबेट से कुछ जो डिफरेंट रिलीजियस डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स है ना, उनको डोमिनेशन का फियर था, ठीक है। मतलब कि हो सकता है ये हिंदी हम पे डोमिनेट कर जाए, बिकॉज कुछ का कहना था जैसे श्रीमती जी दुर्गाबाई ये मद्रास से थी और जब आरवी धुलेकर बोले कि हमें हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज चाहिए, तो उसके बाद उन्होंने श्री जी दुर्गाबाई ने राजेंद्र प्रसाद को बोला कि इस क्वेश्चन को लेकर मीन्स कौन सा हमारा नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें पहले मिल चुका था, दैट इज़ हिंदुस्तानी। मैंने आपको बोला था कि 1930s तक हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज माना जाता था, तो इनके मन में ये क्लियर था कि हिंदुस्तानी हमारा नेशनल लैंग्वेज है। तो अभी अचानक ये लैंग्वेज को लेकर इतना कॉन्ट्रोवर्सी क्यों चल रहा है, ठीक है, कि उन्होंने एक चीज़ भी बताई कि जैसे गांधी जी जो है हिंदुस्तानी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मैंने आपको ये बताया, ठीक है, और गांधी जी के कहने पे जो है वो हिंदुस्तानी को भी वो सपोर्ट करे और जाके जो स्कूल्स है उनमें भी, साउथ के जो स्कूल्स है ना उसमें भी इस हिंदी का प्रचार किया और वहाँ पे भी क्लास वगैरह कराया। तो अब वो बोल रहे हैं फिर उनका क्या होगा, तो उनकी भी बात सही थी। हम पहले से हिंदुस्तानी को लैंग्वेज मानते आए हैं, तो अचानक अगर आप चेंज कर देते हो कुछ चीज़ तो सब में थोड़ा इफेक्ट होता है, ठीक है। तो यही वो कह रही थी कि अभी तक तो हम हिंदुस्तानी को मानते हुए आए थे, बट अचानक आप अभी लैंग्वेज को लेकर इतना कंट्रोवर्सी होने लगा, कोई हिंदी कह रहा है, कोई हिंदुस्तानी कह रहा है, तो इसको लेकर जो है उन्होंने अपनी शंका जताई। उसके बाद श्री शंकर राव दियो भी थे। शंकर राव दियो बॉम्बे से थे और उन्होंने ये बोला कि अभी तक तो हम, ये कांग्रेसमैन थे, तो महात्मा गांधी जी के कहने पे भी इन्होंने भी हिंदुस्तानी लैंग्वेज को फेवर किया, बट ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो अभी अचानक मेरा होल हार्टेड सपोर्ट हिंदी की तरफ आ जाए, तो आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि हमें इस हिंदी पे जो है हम अपने भरोसा कर सके, ठीक है। आप ऐसा कुछ ना करें ताकि हमें शक हो इस हिंदी लैंग्वेज को लेकर, या फिर ऐसा हो ना कि हमारे अंदर जो है एक फियर आ जाए कि हमें हिंदी को अडॉप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इनका मेन जो है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। श्रीमती दुर्गाबाई का आपको समझ आया होगा कि ये कह रही थी हम अभी से जो है पहले से जो है हिंदुस्तानी को यूज़ करते थे, तो अचानक आपने नेशनल लैंग्वेज चेंज करने की बात की, हिंदी को लाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सब पे एक इफेक्ट पड़ेगा जो अदर लैंग्वेज के लोग हैं। और ये जो शंकर राव देव थे, इन्होंने ये बोला कि अभी तक तो हम हिंदुस्तानी को सपोर्ट करते आ रहे थे, अभी आप हमारा अगर होल हार्टेड सपोर्ट हिंदी के लिए चाहते हो तो ये भी आपको भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ऐसा कुछ ना करें ताकि हमारे अंदर जो है कुछ फियर्स पैदा हो जाए, ठीक है। उसके बाद टी.ए. रामालिंगम छत्तीयार भी थे, तो उन्होंने भी बोला जो भी करना है उसको प्रिकॉशन के साथ करना है, बिकॉज अगर
अगर आप हिंदी को इम्पोज करना चाहते हो एग्रेसिवली तो वो लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। डोमिनेशन का जो ये टॉपिक है बेसिकली इसी पे है कि अब अभी तक जो लोग हैं, पहले से जो लोग हैं हिंदुस्तानी को मानते आ रहे हैं, अचानक जो है हिंदी में अगर ये शिफ्ट कर रहे इस चीज़ को, नेशनल लैंग्वेज को, तो लोगों को प्रॉब्लम होने के चांसेस है, बहुतों को फियर भी हो रहे हैं अपने लैंग्वेज को लेकर। तो इसी के बारे में, इस डोमिनेशन के बारे में बोला गया है। सो दैट इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड इससे फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर जाके देख लेना, आपको आई बटन में मिल जाएगा ये वीडियो। और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिगार्डिंग, या फिर आपको बताना ही वीडियो कैसा लगा, सो प्लीज डू कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।